Welcome once again, dear friends, and today we are going to focus on the Indian economic development. And this video is made for board examination 2023-24। तो आपके सामने हम लेसन फर्स्ट के साथ उपस्थित हैं, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। ठीक है, ये हमारा दूसरा है लेसन। हम पहले डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस ऑफ 1947 से 90 तक भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब 1947 के समय हमारे एग्रीकल्चर की स्थिति क्या थी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। पहला बुलेट पॉइंट्स देखते जाएंगे। लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, दो बार बोलेंगे लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एक पॉइंट को कम से कम दो बार बोलिए, एक साथ तीनों पॉइंट बोलेंगे और इसके बाद इन तीनों पॉइंट को लिखेंगे। ऐसे करके ही आप याद कर पाएंगे। तो लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी 3 बार लिखेंगे, 3 बार बोलेंगे, 3 बार लिखेंगे। लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। दूसरा पॉइंट है हाई डिपेंडेंस ऑन मानसून। क्या है? हाई डिपेंडेंस ऑन मानसून मतलब मानसून के ऊपर निर्भरता। तीसरा है लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट। तीसरा है लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट। जो भी सामग्री एग्रीकल्चर में प्रयोग की जाती है वो ठीक ढंग से नहीं होती है, उसकी कमियां होती हैं, उसकी क्वालिटी में कमी होती है। तमाम चीज़ें जो उसके इनपुट से संबंधित हैं वो निगेटिव पैटर्न है इसका। तो लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट। तो 3 पॉइंट यहाँ दिए गए किसमें? कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के समय में तीनों हमारे इंडिकेटर पॉजिटिव नहीं थे, अच्छे नहीं थे, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी, उत्पादकता कम थी। हाई डिपेंडेंस ऑन मानसून। मानसून पर मतलब मानसून पर डिपेंडेंसी कब होगी? जब आपके जब इरिगेशन सिस्टम वगैरह सही नहीं होगा, मतलब मानसून प्रकृति के ऊपर निर्भरता। लैक ऑफ प्रॉपर इनपुट्स। दूसरा हमारा बुलेट पॉइंट्स है इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने पहले एग्रीकल्चर की स्थिति देख लिया, अब हम देख रहे हैं किसकी स्थिति? इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उद्योगों की स्थिति क्या थी? पहला पॉइंट है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। जो टैरिफ पॉलिसी थी गवर्नमेंट की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, ये क्या थी? ये डिस्क्रिमिनेटरी थी, विभेदकारी थी। मतलब भारतीयों के साथ, भारतीय व्यापार के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। उस पर टैरिफ ज़्यादा चार्ज किया जाता था और वहाँ से आने वाली वस्तुओं के ऊपर फ्री होता था। तो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी वर्ड्स इसको अगर याद रखेंगे, इसके बारे में कुछ ना कुछ लिख लेंगे। और ये मालूम है कि ब्रिटिशर्स भारत में आए थे तो भारत को एक्सप्लॉइट करने के लिए आए थे, भारत के वेलफेयर के लिए नहीं आए थे। तो इस वजह से आप इसको नेगेटिव लिखेंगे कि ये भारतीयों के, अगर आप हाई लो नहीं भी लिख पाते हैं तो इतना लिख सकते हैं कि भारतीयों के फेवर में टैरिफ पॉलिसी नहीं थी। इसमें भी काफ़ी पॉइंट मिल जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन्स। तो वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था यूरोप में और उसका फ़ायदा उनको मिला और उन्होंने इंडस्ट्री से प्रोडक्शन तेज़ी से होता है, ज़्यादा होता है, बल्क अमाउंट में होता है। तो कंपटीशन फ्रॉम मशीन, तो हमारे यहाँ हैंडक्राफ्ट से बनी वस्तुएं, हैंडमेड जो वस्तुएं बनती थी तो उसको मशीन से बनी हुई वस्तुएं फाइन टाइप की होती थी, प्रोडक्शन ज़्यादा होता था, तो इससे मुकाबला करना मुश्किल हो गया था। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड, ठीक है, और इसकी वजह से जो मशीन से बनी वाली वस्तुएं फिनिश होती थी, फाइन होती थी, इससे जो डिमांड का जो पैटर्न है वो बदलने लगा था। मोर मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स, और उसका परिणाम क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ता गया। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 4 पॉइंट है हमारे पास। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन्स, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड एंड मोर मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। फॉरेन ट्रेड की क्या स्थिति थी? अंग्रेजों के शासनकाल में फॉरेन ट्रेड की क्या स्थिति थी? फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी tariff policy adopted by the British government, India became net exporter of raw materials and primary products. Okay, due to discriminative tariff policy adopted by the British government, India became net exporter of raw materials and primary products. Net exporter of raw materials and primary products. Demographic profile during the British rule. Occupational structure at a time of independence. Infrastructure at a time of independence. ठीक है, ये हमारे 3 बुलेट पॉइंट्स हैं, इसको भी देखने की जरूरत है। पहली बात है फॉरेन ट्रेड को 2 बार पढ़ते हैं। फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटिव टैरिफ पॉलिसी adopted by the British government, India became net exporter of raw material
एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ये दोनों चीज़ें जो है जहाँ पर प्रोसेसिंग की संभावनाएं होती हैं, जिसको में आप परिवर्तन करके वस्तुओं की क्वालिटी को बढ़ा देंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें जो हैं रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होने लगा। ठीक है। दूसरा हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल के समय हमारे सारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स थे वो अच्छे नहीं थे, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे CGI की स्थिति हो, सारे इंडिकेटर्स जो है बुरे थे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ऑक्यूपेशन का स्ट्रक्चर ही चौपट वो करते जा रहे थे, एग्रीकल्चर को बर्बाद किया, इंडस्ट्री को बर्बाद किया, फॉरेन ट्रेड को बर्बाद किया। तो सारे इंडिकेटर्स जितने भी हमारे डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर्स थे, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप नहीं किया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये मतलब जब आप ऑक्यूपेशन के स्ट्रक्चर को नहीं ठीक करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा, हमारे प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, सारे जो इंडिकेटर पॉजिटिव जो भी इंडिकेटर्स होते हैं सब चौपट हो गए। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज नॉट गुड एंड मेनी इंडस्ट्रीज वर नॉट डेवलप्ड एंड एग्रीकल्चर वाज एक्सप्लॉइटेड। सो दिस आर द कंडीशंस। इंफ्रास्ट्रक्चर एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इसकी भी स्थिति बुरी थी। उन्होंने जो कुछ भी सड़कें या टेलीकम्युनिकेशन वगैरह का सिस्टम जो डेवलप किया, वो सिस्टम इसलिए डेवलप किया सो दैट दे कैन सेंड द ट्रूप्स एंड दे कैन ट्रांसपोर्ट द आर्मीज, दे कैन टेक आउट द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, दैट्स वाज द रीजन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया गया। इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक हम पर देखते हैं। ये बहुत ही ब्रीफ में दिया हुआ है, इसके अलावा हमको अलग भी वीडियो बनाना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। इकोनॉमिक प्लानिंग ये क्या होता है भाई? इट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज़। ठीक है, राष्ट्र की जो प्रायोरिटीज़ है उस प्रायोरिटीज़ के अनुसार देश में उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं उसको एक निश्चित गोल की प्राप्ति के लिए विभिन्न तरह की उत्पादक क्रियाओं में लगाना। इट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, देश की जो संसाधन है उसको उसका प्रयोग करना, इनटू डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, विभिन्न तरह के विकासात्मक गतिविधियों में, इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल प्रायोरिटीज, किसके अनुसार? तो राष्ट्रीय जो प्रायोरिटीज़ हैं, राष्ट्रीय जो मार्गदर्शिका कहा जाए, उसको प्रायोरिटीज कहा जाए, जो क्या पहले होना चाहिए, इसका ध्यान रखते हुए हम जो रिसोर्स को विभिन्न तरह की गतिविधियों में लगाते हैं। प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950। तो प्लानिंग कमीशन जिसको रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने, तो उसकी स्थापना 1950 में हुई। द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया आर एज फॉलोज: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। ये हमारे 4 गोल्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे प्लानिंग के। भारत में प्लानिंग के उद्देश्य जो कहते हैं ग्रोथ विथ इक्विटी एंड सेल्फ रिलायंस विथ मॉडर्नाइजेशन। तो ये ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर बिटवीन 1950 से 1990 तक। 1950 से लेकर 1990 तक एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या विकास हुआ? तो पहले लैंड रिफॉर्म्स पर ध्यान दिया गया, लैंड सीलिंग पर ध्यान दिया गया, हालांकि ये भी सफल नहीं हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन पर, ग्रीन रेवोल्यूशन के ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए, लैंड रिफॉर्म्स और लैंड सीलिंग के बहुत अच्छे परिणाम नहीं आए, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के परिणाम आए, जिसकी वजह से ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह से कार्य शुरू किया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसको सबसे अधिक फायदा हुआ गेहूं की फसल के उत्पादन में और उत्पादकता में, जिसमें पंजाब हरियाणा को काफ़ी एज मिला। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर बिटवीन 1950 से 1990, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, इन 3 पॉइंट में इस चीज़ को रखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर बिटवीन 1950 से 1990, 1950 टू 1990। ओके, पब्लिक इंटरप्राइजेस वर प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो पब्लिक इंटरप्राइजेस का जो सेंट्रल रोल था किसके लिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन में, भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन में पब्लिक सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका थी। प्राइवेट इंटरप्राइजेस वर टू प्ले ओनली ए सेकेंडरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्राइवेट इंटरप्राइज का सेकेंडरी रोल था, प्राइमरी रोल किसका था? ये पब्लिक इंटरप्राइजेस का था। थर्ड पॉइंट है मेजर थ्रस्ट वॉज गिवन टू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो हम वस्तुओं को अपने यहाँ इम्पोर्ट ना करके उसके सब्स्टिट्यूट को हम मतलब उसके विकल्प हम अपने घर में ही उसका उत्पादन करके निकाल लें। मेजर थ्रस्ट वाज गिवन टू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन।
फोर्थ पॉइंट इज डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर गिवन प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कॉम्पिटिशन, और इसकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या किया गया, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दिया गया, फॉरेन कंपटीशन से इसको बचाया गया। और इसमें इसके पीछे इकोनॉमिक्स का एक आर्गूमेंट दिया जाता है, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गूमेंट। ये बहुत ही सॉलिड आर्गूमेंट दिया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर बिटवीन 1950 टू 1990 में हमारे 4 बुलेट पॉइंट्स। पब्लिक इंटरप्राइजेज वर प्लेड अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेट इंटरप्राइजेज वर टू प्ले only a secondary role in the process of industrialization. Third point, major thrust was given to import substitution. Fourth point, domestic industries were given protection from foreign competition. Development of foreign trade between 1950 से 1990. मार्केटेड सरप्लस। अब व्हाट मार्केटेड सरप्लस क्या होता है, कभी कभी एक मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरह के भी एमसीक्यू आ जाते हैं। तो मार्केटेड सरप्लस, द एक्सेस पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एक्सेस पोर्शन, ठीक है, एक्सेस पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इनटू द मार्केट बाय द फार्मर्स इज कॉल्ड मार्केटेड सरप्लस। इसको मार्केटेड सरप्लस कहते थे, आसान ही। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी विच कंसिस्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं पढ़ना है, वो केमिस्ट्री क्लास में है। यहाँ क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की क्या आवश्यकता है। पहला पॉइंट, माउंटिंग फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट्स, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला आपने बजट वाले लेसन में पढ़ा, क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है। तो ये हमारा माउंटिंग फिजिकल डेफिसिट, ये पहला हमारा जो बहुत बड़ा कारण था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पीछे। तो फिजिकल डेफिसिट हमारे बहुत बढ़ गए थे, वो 8% के आसपास जीडीपी का हो गया था। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। दूसरा पॉइंट है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जानते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट, कौन कौन से हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड एडेट्स एंड ओमिशंस। तो ये हमारे 3 कंपोनेंट हैं, ये भी याद रखें। फिर करंट अकाउंट के भी कंपोनेंट होते हैं, आज ही मैंने पढ़ाया था। फिर कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स, ठीक है, आपको मालूम है, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ट्रांसफर। इस तरह कैपिटल अकाउंट और एडेट्स एंड ओमिशंस के। तो आप इसको ऐसे अभी यहाँ से भी जब इसको पढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पर साथ साथ वहाँ पर बजट मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी ध्यान देंगे, तो साथ साथ रिवीजन होता जाएगा। गल्फ क्राइसिस, 1991 में इराक का वॉर हुआ था, गल्फ क्राइसिस हुई थी। अमेरिका लेड जो फोर्सेस थी इराक पर, सद्दाम हुसैन के कंट्री पर अटैक किया था, और उसकी वजह से प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, गल्फ क्राइसिस। फोर्थ पॉइंट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू। पीएसयू को वाइट एलिफेंट कहा जाने लगा, इसलिए कि उसमें ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गया, उसके परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहे, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रही, मशीनें पुरानी हो गई, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों कम थे, और उसकी वजह से उसके जो उद्देश्य थे, मतलब उसमें एक तरह से बर्डन की तरह बनता गया। उसमें हमारे जो वर्ल्ड ट्रेड में जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि प्रोडक्शन अफेक्टेड था। तो इस वजह से पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू, मतलब ये सपोर्ट करने की जगह बर्डन बनता जा रहा था। तो फिफ्थ पॉइंट इज राइज इन प्राइसेस, मतलब हमारी इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया था। सिक्स पॉइंट फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, और फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं कि 12 से 15 दिन का सामान केवल बचा हुआ था, तो ये फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज। तो ये हमारे पॉइंट थे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके क्या क्या तत्व हैं एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। पहला है लिबरलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, मेजर्स अडॉप्टेड फॉर लिबरलाइजेशन, क्या क्या किया था, एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। तो लिबरलाइजेशन में हम बॉटल नेक्स को पहले दूर करते हैं। लिबरलाइजेशन इज द प्रोसेस टू ओवरकम द बॉटल्स और रिमूव द बॉटल नेक्स ऑफ द इकोनॉमी। ओके, कंप्लीटली नहीं, बट इट्स स्टार्टिंग, इट्स शुरुआत। तो लिबरलाइजेशन क्या है, इसमें लिबरलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को एवोल्यूश करना। दूसरा है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, ठीक है, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। थर्ड है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। तीसरा फोर्थ पॉइंट है फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं लिबरलाइजेशन में क्या है, मेजर्स अडॉप्टेड फॉर लिबरलाइजेशन। पहला पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। दूसरा है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। थर्ड पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। फोर्थ पॉइंट है फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स।
हमारे पास 4 पॉइंट हो गए। पहला एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, फर्स्ट पॉइंट है लिबरलाइजेशन। इसमें क्या है, 4 पॉइंट हमारे पास हैं। एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, दूसरा डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, मतलब जो ABC तक के से क्लासीफाई किया गया था कि ए में कौन करेगा प्रोडक्शन, बी में कौन करेगा, सी में कौन करेगा, तो उस तरीके से डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, मतलब प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा स्पेस दिया जा रहा था। थर्ड पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, एंड फोर्थ इज फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हैं भाई, पहला है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर को कम किया जा रहा था। दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर को कम करना। और दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ जो पब्लिक सेक्टर एग्जिस्टिंग है, उस एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, उसके हिस्से को बेचना, हिस्सेदारी, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कम करना। तो गवर्नमेंट ने इसको अपना कैपिटल रिसिप्ट प्राप्ति का साधन भी बना लिया था, जो कि गलत था। थर्ड पॉइंट है सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, और तीसरा है क्या, सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, इस थर्ड पॉइंट है LPG का। ग्लोबलाइजेशन में क्या है, इंक्रीज इन द इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बाहर से इन्वेस्टमेंट होता है उसके लिए जो कैप लगे हुए थे, मतलब उसमें जो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे उसको थोड़ा दूर करना, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट्स। कुछ सेक्टर में 74%, कुछ में 100% तक दे दिया गया, बाद में और ज़्यादा लिबरलाइज किया जाता रहा समय समय पर। सेकेंड पॉइंट है पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी का जो है कन्वर्टेबिलिटी को पार्शियल रखा गया। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो चीज़ें पर कन्वर्टेबिलिटी होती है, तो उसमें पार्शियल रखा गया, कैपिटल अकाउंट पर कन्वर्टेबिलिटी को नहीं किया गया पूर्णतया। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी को लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं कि सरकार बदलते ही ट्रेड पॉलिसी बदल जाए, ऐसा नहीं। फोर्थ पॉइंट है रिडक्शन इन टैरिफ्स में रिडक्शन लाया गया। तो इस तरीके से ये हमारे लिबरलाइजेशन, एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। थर्ड पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। फोर्थ इज फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। प्राइवेटाइजेशन में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। थर्ड है सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस। थर्ड पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन में, पहला है इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दूसरा है पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज, थर्ड है लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, एंड फोर्थ इज रिडक्शन इन टैरिफ्स। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ LPG पॉलिसी क्या था। फर्स्ट पॉइंट वाइब्रेंट इकोनॉमी में गति आई, इकोनॉमी में काफ़ी परिवर्तन आया, जो भी चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा परिवर्तन है। एग्रीकल्चर सेक्टर तो नेगलेक्ट हुआ और इसकी वजह से एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में कमी आई। स्टिमुलेशन टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, चेक ऑन फिजिकल डेफिसिट में कम हुआ, बहुत डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह की वजह से गवर्नमेंट को कैपिटल डिफिसिट बहुत प्राप्त हुए, तो फिजिकल डेफिसिट में कमी आई। चेक ऑन इन्फ्लेशन, और बाहर से FDI वगैरह भी आया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आया। चेक ऑन इन्फ्लेशन। फिफ्थ पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन कंज्यूमर सॉवरेंटी, ठीक है, कंज्यूमर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। और सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, बाहर से जब पैसा आया तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया। फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंडियन में बहुत सारे MNCs वगैरह आई, तो ये हुआ। इंडिया एज एन इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर, भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन गया। शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट टू कम्पिटिटिव मार्केट, और मोनोपोली मार्केट जो था उससे बदलाव आया किधर, प्रतियोगिता के आधार पर, जो तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में बदल गया बाजार। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ LPG, फर्स्ट पॉइंट वाइब्रेंट इकोनॉमी, सेकेंड स्टिमुलेट industrial production, third check on fiscal deficit, fourth check on inflation, improvement in consumer sovereignty, a substantial increase in foreign exchange reserves, flow of private foreign investment. Eighth one is India as an emerging economic power, and ninth one shift from monopoly market to competitive market. Now next is नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ LPG पॉलिसी, नेगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, जैसा कि उन्होंने यहाँ बताया।
neglect of agriculture, urban concentration of a growth process, economic colonialism. Fourth one is spread of consumerism, and fifth one is loop-sided growth process, and sixth one is cultural erosion. एक बार फिर देखेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, सेकेंड अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, थर्ड वन इकोनॉमिक colonialism, fourth one is spread of consumerism, fifth one loop-sided growth process, sixth one cultural erosion. ये हमारे एलपीजी के निगेटिव इम्पैक्ट थे. कल्चरल इरोजन, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, लूप-साइडेड ग्रोथ प्रोसेस, इकोनॉमिक colonialism एंड नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. नाउ नेक्स्ट इज डिमोनेटाइजेशन. व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन? इसकी काफ़ी चर्चा हुई और यहाँ देखते हैं. डिमोनेटाइजेशन क्या? इट इज रेफर्ड टू एज द प्रोसेस ऑफ स्ट्रिपिंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस टू बी यूज्ड एज अ लीगल टेंडर. It is referred to as the process of stripping a currency unit of its status to be used as a legal tender. Okay? मुद्रा की जो वर्तमान स्थिति है उस मुद्रा को उस स्थिति से हटा देना, ठीक, उसको रिप्लेस कर देना. इन प्लेस ऑफ दैट करेंसी न्यू करेंसी इज इंट्रोड्यूस्ड एंड दैट करेंसी स्टेटस हैज बीन चेंज्ड. ठीक है, उस मुद्रा की जो जैसे 2000 रुपये का नोट है, उस 2000 रुपये के नोट को हटा दिया और 2000 रुपये के नोट की जो औकात थी, जो उसकी जो वैल्यू थी ना, उसको ख़त्म कर दिया गया. इन सिंपल वर्ड्स, डिमोनेटाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द डिमोनेटाइज्ड नोट्स ceases to be accepted as a legal currency for any kind of transactions. ठीक है, वो किसी भी तरह के ट्रांजेक्शन्स में उसका उपयोग बंद कर दिया गया. डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया हैज़ टेकन प्लेस 3 times. कितने बार हुआ? 3 times टिल नाउ, नेमली इन द ईयर 1946, 78, 2016. 1978 में चाइना में रिफॉर्म्स हुआ, 1946, 78 और 2016. अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? Objectives of demonetization. The objectives of demonetization are as follows: to stop the circulation of black money in the market. क्या objectives हैं? To stop the circulation of black money in the market. To stop the circulation of black money in the market. Objectives of demonetization: to stop the circulation of black money in the market. एक पॉइंट को बोल रहे हैं, आंखें बंद करें, उसको बोलने का प्रयास करें. To stop the circulation of black money in the market. To stop the circulation of black money in the market. To stop the circulation of black money in the market. ऐसे करके पढ़ें. To help in reducing interest rates of the prevalent banking system. To help in reducing the interest rates of the prevalent banking system. To help in reducing the interest rates of the prevalent banking system. To help in reducing the interest rates of the prevalent banking system. And third point is to help in creation of cashless economy. To help in creation of cashless economy. Fourth one is to formalize the informal Indian economy. To formalize the informal Indian economy. To formalize the informal Indian economy. Fifth one, to remove counterfeit notes from the market. To remove the counterfeit notes from the market. मार्केट से जो नोट्स है उसको हटा देना. To help reducing anti social activities and their finances. जैसे ये एंटी सोशल एलिमेंट जम्मू एंड कश्मीर में जो पत्थरबाजी, जो आतंकवाद जैसी घटनाएं होती हैं, उनके फाइनेंसर जो होते हैं, तो इस तरीके से जो घटनाएं हैं उस पर रोक लगाना बहुत काफ़ी हद तक बहुत सफल रहा ये. To remove counterfeit notes from the market. To formalize the informal Indian economy. To help in creation of cashless economy. काफ़ी ये कैशलेस इंडिया बहुत बड़ा मार्केट हो गया यूपीआई का. To help in reducing the interest rates of the prevalent banking system. To stop the circulation of black money in the market. To help in reducing the interest rates of the prevalent banking system. To help in creation of a cashless economy. To formalize the informal Indian economy. To remove counterfeit notes from the market and to help reduce anti-social activities and their
finances. GST, goods and services tax. The full form of GST is goods and services tax. GST is single indirect tax levied by the Indian government. It may be one of the country's most significant tax reforms. Types of GST. There are various types of GST. Central Goods and Services Tax, CGST. Central Goods and Services Tax, Central Goods and Services Tax, CGST. IGST, SGST. तो पहला क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, CGST. दूसरा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. और तीसरा है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो तीन प्रकार की प्रणालियाँ हैं, CGST, IGST, SGST. CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ GST क्या है? इन ऑर्डर टू रियलाइज द आइडियोलॉजी ऑफ वन नेशन वन टैक्स, की टैग लाइन है वन नेशन वन टैक्स. इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट अ लार्ज proportion of India's indirect tax, in order to consolidate a large proportion of India's indirect tax. Next point है, in order to prevent the cascading effect of taxes. Cascading effect of taxes. Taxes जो है ज़्यादा टैक्स होना उत्पादकता मतलब देश के विकास में एक प्रकार का अवरोध का काम करता है, रुकावट का काम करता है, बॉटलनेक्स का काम करता है. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, टू पुट अ स्टॉप टू टैक्स इवेजन, इन ऑर्डर टू ब्रॉडन द टैक्स बेस. ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रॉडन द बेस ऑफ टैक्स पेयर्स. प्रोड्यूसर्स फॉर कंडक्टिंग बिजनेस ऑनलाइन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर. Producers for conducting business online for the convenience of customers. Next point है improved distribution and logistical infrastructure. Improved distribution and logistical infrastructure. Next point है the goal is to promote competitive pricing while also increasing consumption. The goal is to promote competitive pricing while also increasing consumption. ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ GST से इसी के साथ ये हमारा वीडियो खत्म हुआ. धन्यवाद.